नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और इसलिए बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पिछले कई सालों का सबसे तगड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से बड़ी मेहनत और मशक्कत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक मजबूत विश्व नेता की छवि बनाने की कोशिश की है। और उस बात को वो और उनके पार्टी के लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 2014 के बाद का हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान है, एक न्यू इंडिया है। और यह इंडिया अब किसी से दबता नहीं है। वो दुनिया की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दुनिया का कारोबार और व्यापार बिना हिंदुस्तान के चल नहीं सकता। और दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी से बात करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस संदर्भ में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जब वो शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाते हैं और उनका अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं और हाउडी मोदी करते हैं। दुनिया के और तमाम बड़े नेताओं के बीच भी उनका व्यवहार और बर्ताव ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह कह के तहलका मचा दिया कि नरेंद्र सरेंडर यानी सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी तोहमत है इनके ऊपर, और यह तोहमत चिपक भी सकती है। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है जैसे भारत को अपमानित करने की उन्होंने कसम खा रखी है। कम से कम 12 बार ऐसा हो चुका है जब वो कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करा के व्यापार नहीं करने की धमकी देकर सीजफायर कराया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 11 बार नहीं, 12 बार हो चुका है। और हाल का वाकया यह है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी इस बारे में बात कर गए। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है, एक, क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है? दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो उनके दोस्त हैं क्यों अपमानित करने पर लगे हुए हैं, क्यों बार बार मध्यस्थता की बात करके हिंदुस्तान को एम्बैरेस कर रहे हैं और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को एम्बैरेस कर रहे हैं? और तीसरा, क्या रूस भी अब भारत से हाथ छुड़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीधे अमेरिका से प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है विदेश नीति और कूटनीतिक मामलों के। हमारे साथ सीधे लंदन से बीबीसी के पूर्व लेजेंडरी पत्रकार नरेश कौशिक मौजूद हैं, और हमारे मित्र विजय त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश कौशिक जी, ये जो नरेंद्र सरेंडर आपको समझ में आता है? जी, दरअसल ये मुझे तो लगता है ये राजनीतिक नारा है, उसी तरह से जैसे राजीव गांधी ने राहुल गांधी ने कुछ साल पहले चौकीदार चोर है वाला नारा लगाया था और वो नहीं चला था। मुझे नहीं लगता कि ये नारा भी उस तरह से चलेगा, क्योंकि ये राजनीतिक नारा है। और दरअसल ये आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि सरेंडर, तो ये देखिए विपक्ष तो कहेगा, और ये इसलिए विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भारत ने ये जो युद्ध विराम किया, ये अमेरिका के दबाव में किया। भारत को तो और आगे जाना चाहिए था। और ये बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने जो बहुत सारे मोदी जी के खास तौर से बहुत जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्टर्स हैं, वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। मतलब उसके बाद लोग तैयार नहीं थे कि ये क्या, ये ऐसे क्यों रोक दिया। भारत ने तो एक रात पहले इतनी सफलताएं हासिल की थी। कोई उनके 10 के 10-11 जो उनके एयर बेसिस थे, उन पर बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। और उसके बाद की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो बताती भी हैं कि पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ। तो रोका क्यों? तो जाहिर है कि अगर ये रोका था तो किसी ने तो पहल की होगी।
ये सिर्फ पाकिस्तान के अनुरोध पे तो ये नहीं रोका गया होगा जो इस समय जी सरकार कह रही है। तो ये बात सही है कि अमेरिका ने काफी भारत पर दबाव डाला था। अब ये इसमें ये ट्रंप ने उसमें कितनी बड़ी भूमिका पर्सनली निभाई थी, देखिए राष्ट्रपति हैं, तो जैसे भारत में अगर कोई बड़ी सफलता होती है तो वो श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है, इसी तरह से ये श्रेय ट्रंप को जाएगा। और ट्रंप तो अब श्रेय कोई दे या ना दे वो खुद भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बात वो बार बार जो कह रहे हैं वो यही इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए ये हमने एक परमाणु युद्ध रुकवाने के लिए ऐसा किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए हमने ये किया। मुझे नहीं लगता कि वो इसमें अपने मित्र नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम इसको इंटरप्रेट इस तरह से कर सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि मेरे विचार से डोनाल्ड ट्रंप का कोई मित्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने ही मित्र हैं, वो सिर्फ अपनी बात पर विश्वास करते हैं। और उनका जो उनके जो सबसे जो नजदीक के मित्र हैं एलन मस्क, वही उनसे नाराज हो गए और एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है कल से, उसी से पता चलता है कि ट्रंप का कोई मित्र नहीं है। तो ये मित्र वाली बात को तो हम इस तरह से खारिज कर सकते हैं। लेकिन नरेश जी सवाल इस बात को लेकर ये कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर उनका आकलन करने की कोशिश की कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल आदमी मेरा दोस्त है। तो क्या मोदी की तरफ से गलती हुई उनका आकलन करने में और जिसकी वजह से अब उनको झेलना पड़ रहा? देखिए नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति का जो स्टाइल है वो बड़ा व्यक्तिगत है। उसमें वो जो दुनिया के जो देशों के जो नेता हैं उनसे वो सीधे संपर्क करते हैं, सीधे उनसे दोस्ती करते हैं। आपने राष्ट्रपति शी का जिक्र किया, शी जिनपिंग का, उनके साथ भी उन्होंने कोशिश करने की अपनी तरफ से तो प्रयास किया था। इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान के नेता नवाज शरीफ से दोस्ती करने की कोशिश की। उनको अपने 2014 का जो उनका जो स्वेरिंग इन थी उसमें उनको बुलाया था। अब ये बात दूसरी है कि इस तरह से पाकिस्तान में और चीन में इस तरह से नहीं चलता। और सच बात यह है कि एक हद तक ही ये इस तरह की डिप्लोमेसी चलती है। असली काम तो भारत की कूटनीतिक जो सेवा है, विदेश सेवा, उसको करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्होंने अपनी तरफ से दोस्ती निभाने की कोशिश की थी। उनको आप याद होगा कि जो पहली टर्म में जो दोबारा जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो उन्होंने तो ये नारा भी दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका में जाकर जिसकी भारत में आलोचना हुई थी कि अमेरिका को के चुनाव में भारत को इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और उससे ट्रंप पर कोई असर हुआ भी नहीं। वहां तो बाइडेन चुनाव जीते, भले ही ट्रंप कहते हैं कि चुनाव वो जीते थे, लेकिन सच बात यह है कि चुनाव वो बाइडेन ने जीता था। तो सच बात यह है कि ये जो व्यक्तिगत जो राजनीति है, व्यक्तिगत जो रूप से जो आप संपर्क करते हैं उससे सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। भारत विदेश नीति जो है वो भारत की जो विदेश सेवा है उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और ये बात अक्सर मानते हैं कि जो पिछला जो ये हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव हुआ है हाल में, उसमें जो नैरेटिव के मामले में भारत की जो विदेश नीति है वो सफल नहीं हुई। हमने सैनिक रूप से जरूर सफलता हासिल की, लेकिन जो नैरेटिव के मामले में नहीं की। अभी जो प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में गया है या लंदन में भी आया था, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा उससे कोई उनको सफलता मिली है। सफलता इसके बावजूद अब पाकिस्तान और भारत को अभी भी वो हाइफनेट करके ही लोग देख रहे हैं। उसी तरह से देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का ये आपस की लड़ाई है और इसमें जो है हमें बराबरी से दोनों को देखना चाहिए। बिल्कुल लिहाज से भारत को इसमें राजनीतिक निराशा है। बिल्कुल। मुक्तदर खान साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार ट्रंप जो कह रहे हैं और भारत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या वाकई में ये एक परसेप्शन नहीं बनता जा रहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने ट्रंप सरकार के सामने एक तरीके से सरेंडर किया है?
अन्यथा क्या कारण है कि एक बार तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। चलिए अगर आप ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहते हो तो टेलीफोन करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये बार बार जिस तरीके से किया जा रहा है, ये दरअसल एक तरीके से भारत को एम्बैरस किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है एक तरीके से। सर, दो तीन चीजें हैं। एक कि इंडिया ने इसको ऑफिशियली जवाब दे दिया है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर ने जो नेदरलैंड्स में जो इंटरव्यू दिया, उसमें वो बहुत ही मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने जवाब तो दे दिया था। जब उनसे पूछा गया कि वेयर इज द यूएस इन द सीज फायर, तो उन्होंने कहा यूएस इज इन अमेरिका, और साफ कह दिया कि ये नहीं हुआ है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जायसवाल साहब ने भी इस क्वेश्चन को एड्रेस किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी और जो भारतवासी, जो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है हिंदुस्तान के, उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज पेश आ गई है। देखिए, आपको याद है इंडिया में अफवाह फैली थी कि नरेंद्र मोदी ने फोन करके यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग रुकवा दी थी ताकि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आ सकें। फिर बाद में दे टुक इट बैक एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब सवाल ये है कि किसी ने फोन करके जंग रुकवा दी है। अब ये फोन किसने किया? एक फोन कॉल या तो ट्रम्प के फोन कॉल की वजह से हुआ, विच इज एक्चुअली जेडी वैंस ने जो बात की मोदी के साथ, उसकी वजह से क्या ये जंग रुक गई, या क्या पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके जंग रुकवा दी? ये सवाल है आपके सामने। तो इंडिया की पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन जो सरकार की है मोदी की, कि डीजीएमओ ने पाकिस्तान के फोन किया और हमने अग्री कर लिया कि दिस इज अग्री, विच इज स्ट्रेटेजिकली डज नॉट मेक सेंस। जो नरेश जी भी कह रहे थे, डज नॉट मेक सेंस कि इंडिया के पास एडवांटेज था। और क्योंकि पाकिस्तान ने जो जवाबी हमले किए हैं, दैट शोज के अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद वाज टू एस्टैब्लिश डिटरेंस, वो नहीं हुआ था, और एस्केलेशन डोमिनेशन भी इंडिया ने नहीं किया था। ये और बात है कि बाद में अब खबरें आ रही है कि काफी डैमेज हुआ उनके एयर बेसेस को, बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान हैज वन द नैरेटिव। ये बात तो चल रही है। ये एक अलग पेशा जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी का हो रहा है, उसको आप जरा लंबे उस पे देखिए। ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं 2024 में, मारा लागो। लेकिन ये ना सिर्फ मोदी गए नहीं मिलने, उल्टा यार बाइडेन के घर, मेरे घर के पास 10 मील दूर पर वो आ गए थे यहाँ डेलावेयर, विच वॉज अ वेरी फ्रेंडली विजिट, वो जो उनके घर पे किए थे। और क्वाड की मीटिंग खुद बाइडेन के घर में अरेंज की गई थी, राइट? दैट वाज क्वाइट एन अनयूजुअल डेवलपमेंट। तो वहां से ट्रंप आई थिंक थोड़ा सा अपसेट हो गए, तो जिसका आपको नजर आया कि ही डिड नॉट इनवाइट मोदी टू हिज इनॉग्रेशन। पहला इनवाइट शी जिनपिंग को गया, मेलोनिया को इनविटेशन गया ट्रंप के तरफ से, और फिर मेले जो अर्जेंटीना के है, बट मोदी वाज नॉट इनवाइटेड। और हालांकि मुलाकात तो हुई, ही वाज द फोर्थ लीडर टू मीट विथ हिम। और उस मीटिंग, मुझे लगता है कि अगली मीटिंग के बारे में थोड़ी नरेंद्र मोदी को डर होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, ट्रंप ने डील किया विद जेलेंस्की के साथ और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ, ये मुद्दे को लेके शायद वो फिर नरेंद्र मोदी के सामने कह देंगे, डिड आई नॉट कॉल यू एंड डिडंट वी हैव अ सीज़फायर बिकॉज ऑफ मी? तो क्या नरेंद्र मोदी वहां खड़े रह के उनको झुटलाएंगे उनके मुंह पर? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? हाउ इज ही गोइंग टू फेस हिम डाउन? तो ये जो जयशंकर और जायसवाल के जो मैसेज है, दे आर ट्राइंग टू सिग्नल टू अमेरिका के लेट हिम नॉट ब्रिंग दिस अप because we are disagreeing with it. Plus there is this strategic point. India ने पिछले 1972 से has maintained कि जो bilateral पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी मसाइल होंगे, they will be resolved on a bilateral basis. लेकिन इससे पहले अमेरिका ने काफी दखल दिया। कारगिल की जंग अमेरिका ने रुकवाई, 2019 के बाद अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ, 2008 के बाद अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ। इनफैक्ट 2008 के बाद जो रोल अमेरिका का कहते हैं कि इट वाज बिकमिंग वेरी क्लियर कि 2008 के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म हुआ है, इट हैज बीन रिमेन ओनली इन कश्मीर। अगर आपने गौर किया हो, इट इज नॉट इन इंडिया एनीवेयर। उसका क्रेडिट गोस टू अमेरिका। अमेरिका मेड इट वेरी क्लियर टू पाकिस्तान, क्योंकि जब कश्मीर में टेररिज्म होता है तो लॉट ऑफ कंट्रीज थिंक इट इज कनेक्टेड टू द डिस्प्यूट इन कश्मीर। बिल्कुल। लेकिन मुंबई में या पार्लियामेंट पे हमला होता है तो देन इट इज एंटी इंडिया टेररिज्म, नॉट कश्मीर रिलेटेड। तो वो जो बंद करवाया है, दैट इज समथिंग दैट अमेरिका इज रिस्पांसिबल इन द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ टर्म्स। बट खान साहब ये मैं एक मेरा मन में जो सवाल जो मैं ये कह रहा हूं कि
सवाल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बोलने का नहीं है, एक पैटर्न अगर आप देखिए तो जब जो इलीगली भारत के इमिग्रेंट्स गए थे अमेरिका के अंदर, उनको हथकड़ी बेड़ी में लगा के भेजा गया, और उस वक्त ये बातचीत हुई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में थे, उस वक्त भेजा गया, सेकंड खेप में भेजा गया। उसके बाद टैरिफ को लेकर जिस तरीके से भारत को लगातार अपमानित करने की कोशिश की गई, जो टैरिफ का सवाल, ऐसा नहीं था कि उन्होंने छोड़ दिया। और अब उसके बाद अगर आप देखिए वो मस्क को कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट मत करिए, वो एप्पल को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो इन अ वे ही इज डैमेजिंग इंडियन इकोनॉमी। नाउ अब यहां पे अगर देश के प्रधानमंत्री अगर चुप रहते हैं, सिर्फ ये बात तो विदेश मंत्री पे छोड़ देते हैं या फिर विदेश के एमईए के डिपार्टमेंट पे छोड़ देते हैं, तो बात बनती नहीं है। समवेयर डाउन द लाइन द प्राइम मिनिस्टर हैज टू स्पीक अप एंड हैज टू से, और अगर नहीं बोलते तो मैसेज ये जाता है कि आप ट्रंप के दबाव में हैं। देखिए, इंडिया हैज एन एक्स टू ग्राइंड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप, क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझते? किसी ने तो उनको कहा हो गया कि इंडिया डज नॉट लाइक इट, इतने अखबारात में छपा, इतने ट्वीट्स हुए हैं कि इंडिया इज वेरी अनहैप्पी विद ट्रंप मेकिंग दिस क्लेम। उसके बावजूद वो डबल ट्रिपल डाउन 12 डाउन हो गए वो इस बार। आई थिंक ही इज यूजिंग दिस टू पुट प्रेशर ऑन द नेगोशिएशंस जो टैरिफ के चक्कर में चल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर मैं सियासी मुद्दे पर प्रेशर रखूं तो इकोनॉमिक मुद्दे पे इंडिया विल गिव मी कंसेशंस। और जब इंडिया कंसेशंस नहीं दे रहा है ऑन द इकोनॉमी, इंडिया ने WTO को मूव कर दिया, और फिर एल्यूमिनियम वगैरह के, स्टील के जो अभी नए टैरिफ लगे उसके मामले में इंडिया इज गेटिंग वेरी अपसेट। फिर इंडिया ने एक लीक किया, इंडिया की तरफ से एक इंटरेस्टिंग लीक हुई कि एक जो मैनहट्टन का जो इंटरनेशनल ट्रेड का कोर्ट था, उसने जजमेंट दी कि ट्रंप डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू इंक्रीज टैरिफ्स। तो उसके बाद इंडिया से लीक आई कि इंडिया रियलाइजेस कि ट्रंप डजंट हैव द टैरिफ्स, तो इंडिया ने अपनी पोजीशन मजबूत, हैज टेकन मोर स्ट्रॉन्गर पोजीशन। तो मुझे लगता है कि ट्रंप कुड बी यूजिंग दिस पॉलिटिकल प्रेशर टू गेट इकोनॉमिक कंसेशंस। लेकिन ये जो इंडिया में जो इनिशियल यूफोरिया था ट्रंप के इलेक्शन के बाद, मैं हर बार आशुतोष हर शो पे यही कहता हूं कि इंडियंस आर कंफ्यूजिंग अमेरिका फर्स्ट विद इंडिया फर्स्ट। क्योंकि ये था कि भाई ट्रंप इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मोदी, और इतने ज्यादा इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन आर नाउ इन द एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि ये मतलब बीजेपी की सेकंड टीम है, ये इस तरह बात कर रहे थे लोग। एंड ही हैज प्रूवन कि ही इज नॉट गिविंग एनी स्पेशल कंसेशंस टू इंडिया। ही रिकॉग्नाइजेस इंडिया इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितना वो चाइना को दे रहे हैं। बट डॉक्टर खान, एक सवाल और है, उसके बाद में विजय जी के पास जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि सीजफायर के बाद से भारत की जो विदेश नीति है, क्या ये आरोप सच है कि बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है भारत और पाकिस्तान ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ता है? देखिए, आप इंडिया ने, मैं 2-3 चीजें बताऊं तो वो सरेंडर वाली बात सुब्रमण्यम स्वामी भी 2020 से कह रहे हैं कि इंडिया हैज सरेंडर्ड द लैंड। आज क्रिस्टीन फेयर का कमेंट आया इस पे कि 30% ऑफ द लैंड जो इंडिया क्लेम करती है उस पर चाइना बैठ गया है। मतलब दिल्ली स्टेट, शहर नहीं, दिल्ली जो स्टेट है उसका जितना जमीन वो खा गया है 2020 में, और वो तो सरेंडर नरेंद्र मोदी ने किया इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स द ट्रेड। तो आई थिंक दैट a case can be made कि surrender Modi is surrendering to more powerful countries which is China and एक अमेरिका में एक फ्रेज है, I suck up and I shit down कहते हैं। यानी जो आपसे ऊपर के होते हैं बॉसेस, आप उनकी चमचागिरी करते हैं, और जो आपसे नीचे होते हैं आप उनको बुली करते हैं। तो इट कुड बी that मोदी की फॉरेन पॉलिसी इज लाइक दैट। लेकिन सर ये बात तो क्लियर है कि इंडिया की अब ये डेलीगेट्स को ले लें आप, ये जो उन्होंने भेजा है 7 रीजन्स को, 33 कंट्रीज को, ये डेलीगेट्स क्या बात कर रहे हैं? वो दिन रात आर टॉकिंग ऑफ रीहाइफनेटिंग इंडिया पाकिस्तान। की थी डी-हाइफेनेशन, शशि थरूर दिन रात सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मतलब वो आगे पाकिस्तान के मंत्र जप रहे हैं। तो इंडिया अपना नाम ज्वाइन कर दिया है पाकिस्तान के साथ थ्रू दिस डेलीगेशन। इट इज इंडिया व्हिच इज कनेक्टिंग द टू एंड नॉट द अदर वे अराउंड। दे शुड हैव जस्ट सेड वी हैड अ टेररिज्म प्रॉब्लम, वी डेल्ट विद इट, मूव ऑन, खत्म हो गई थी बात। बट अब उसके बाद दे हैव ओपन द डोर फॉर पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान आज से अगर आप मार्च में देखते 2025 में डिप्लोमेटिकली कहीं भी नहीं था। अब पाकिस्तान इज एवरीवेयर। पाकिस्तान को IMF से लोन मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से $40 बिलियन, IMF से $2.4 बिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $800 मिलियन,
और यूएन में वो उनको पोजीशंस जीत रहे हैं, वो भी टेररिज्म के कमिटीज में। आप माने या ना माने, आप कितना भी मजाक उड़ा लें, दे आर गेटिंग वोट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिप्लोमेसी। फिर आप देखें द इम्पोर्टेंट थिंक टैंक्स और इम्पोर्टेंट सेनेटर्स जिनसे मुलाकात हो रही है बिलावल भुट्टो की, वो मैं गारंटी देता हूँ मार्च में बिल्कुल ही नहीं मिलती थी। अगर वो खुद आ जाते बिलावल भुट्टो एक डेलीगेशन के साथ किसी भी तौर पर, he would not have got the attention that he got because of this. By fighting with India, it's like saying कि मैंने बॉलिंग डाली तेंदुलकर को और 2 गोलों पे उन्होंने मुझे छिक्के नहीं मारे। वो ये बात नहीं पूछेगा कि 4 गोलों पे छिक्के खा गए खान साहब। वो इसी बात करेंगे कि 2 गोले तो खान साहब ने डाल दिए जो जिसपे तेंदुलकर ने उनको नहीं मारा। वैसी बात होती है इंडिया के लिए। तो इंडिया हैज इनएडवर्टेंटली एलिवेटेड द डिप्लोमेटिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। और एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो ट्रैवल बैन लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि जो इंडिया ने इतनी सख्ती से जो कैंपेन की है टू एसोसिएट पाकिस्तान विद टेररिज्म, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, ब्रीडिंग ऑफ टेररिज्म, प्रमोशन, वो that is not being bought, वरना they would have put that in that list। बिल्कुल। विजय जी, सॉरी आपके पास में देर से आया, लेकिन ये बताइए कि भाई प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे और क्यों नहीं बोलना चाहिए उनको? मैं ये बहुत ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोलंबिया बोल सकता है जब उनके लोगों को हथकड़ी बेड़ी में भेजा गया, या वेनेजुएला बोल सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। आप देखिए मस्क तो वहीं खड़े होकर रोज ट्रंप को ठोक रहे हैं, वहां पे रोज ही ठोक रहे, कहते इसको तो इम्पीच करना चाहिए, ये तो एप्स्टाइन फाइल वाला आदमी है, उसका तो कुछ नहीं कर पा रहे वो। हमारे प्रधानमंत्री जो मतलब जो 56 इंच के सीने वाली बात है, 56 इंच सीने होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिशियन की छवि है ग्लोबल लेवल पे उनकी, और बहुत ही माचो नेशनलिज्म की बात करते हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनकी छवि भी खराब होगी और भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। क्यों नहीं बोल रहे? देखिए आशुतोष जी, डॉक्टर खान ने और कौशिक साहब ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। 2-3 बातें हैं। एक तो ये जो हम लोग रोज चर्चा करते हैं कि ट्रंप के मित्र थे माय डियर फ्रेंड ट्रंप, और वो माय डियर फ्रेंड बराक भी हुआ करते थे एक जमाने में। वो सब एक पॉलिटिकल और उस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका एक अलग मतलब होता है, उसका डिप्लोमेसी में कोई मतलब बड़ा नहीं होता। और ट्रंप साहब की दोस्ती का जिक्र तो सबने कर ही दिया। मस्क से जो दोस्ती नहीं रख सकता हो तो मोदी जी से क्या दोस्ती रखेंगे? जिन्होंने मस्क ने कहा कि इलेक्शन उन्होंने जितवाया जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति है। तो पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप पर हम भरोसा करते हैं, करना चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन वो वाशिंगटन पोस्ट की वो रिपोर्ट देखिए जो डेली ट्रैकर वाशिंगटन पोस्ट चलाता था, और उसने कहा कि पिछले बार के कार्यकाल में उन्होंने 30,573 बार झूठ बोला। ट्रंप साहब, ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, हम ट्रंप की बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं। जैसे डॉक्टर खान ने भी जिक्र किया कि एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि कोई उस तरह का मीडिएशन नहीं हुआ या अमेरिका की तरफ से कोई उस तरह का दखल नहीं हुआ। 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है इंटरवेंशन। जब 2 न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान और इंडिया कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट में है, वॉर में नहीं है, तो सभी दुनिया की जो देश हैं, अलग अलग देश जो किसी के दोस्त हैं, किसी के दूसरे के दोस्त हैं, वो इंटरवीन करते हैं। और वो इंटरवीन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में नहीं कर रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है तो भारत भी कर रहा है और देश भी कर रहे हैं, या इजराइल का जो मसला हो रहा है वहां पर भी कर रहे हैं। तो ये दुनिया भर में डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो ये तो बात ठीक हो सकती है ना कि अमेरिका ने इंटरवीन किया हो, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंटरवीन करने को दबाव मानकर क्या मान लिया गया, ये महत्वपूर्ण है। इंटरवीन तो 1971 में निक्सन ने भी किया था, इंटरवीन तो 99 में क्लिंटन ने भी किया था, लेकिन क्या भारत ने मान लिया था? नहीं माना था ना। तो इंटरवीन करना और उसको दबाव को मान लेना, अगर दबाव को मान लिया गया है तो आप सरेंडर कह सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्री जो बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री कहें, विदेश मंत्री कहें, और अभी जब संसद का सत्र होगा तो बहुत बातें साफ हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर विदेश मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं तो ये मतलब हमें मानना चाहिए कि भारत ने उस दबाव को नहीं माना। तो उसको उल्टी तरह से देखें कि अगर भारत ने अमेरिका की या ट्रंप साहब की बात को मान लिया होता या उनके कहने पर ये सीज फायर सो कॉल हुआ होता, तो फिर वो क्यों नाराज घूमते रहते फूफा जी की तरह से? वो तो फूफा बने घूम रहे हैं ना कि टैरिफ पर भी बात कर रहे हैं, 10 बार कुछ और बात कर रहे हैं, फिर
तमाम तरीके की लगातार रिएक्शंस हो रहे हैं। इसको भी मैं ऐसे देखता हूं कि हो सकता है कि भारत ने ट्रंप जो चाहते थे उस बात को उस तरह से नहीं माना। और जयशंकर ने कहा कि वेंस ने बात की है, दो लोगों ने बात की है, बात भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि नई बात हुई है अमेरिका से या दुनिया के और देशों से। विजय जी, मैं ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ, डेविल्स एडवोकेट इसलिए प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर शक नहीं है, मुझे अपने देश की सरकार पर भी शक नहीं कि वो अमेरिका के दबाव में आकर उन्होंने कोई फैसला किया होगा। मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि जो सरकार और जो प्रधानमंत्री सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग में ही यकीन रखते, जिनकी आधी ऊर्जा नैरेटिव बिल्डिंग, परसेप्शन बिल्डिंग में, अपनी इमेज एनहांसमेंट होती है, वो इस नैरेटिव बिल्डिंग में क्यों असफल दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में ट्रंप रोजाना जब ये बोलते हैं तो रोजाना वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि पर छेद लगाते हैं, दाग लगाते हैं वो, क्योंकि उस बात को लगातार रिइंफोर्स हो रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री, अब तो लोग ये भी कह यार, तो वहां की कोर्ट में भी तो उन्होंने लिख के एफिडेविट दे दिया, और जब कोर्ट में दिया तो मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, ये प्रधानमंत्री जी को एक बार तो बोलना चाहिए ना, ठीक है आप ब्लंटली ना बोले, बट आप बहुत करीने से बुला के तो कर सकते हैं, या अमेरिका का कोई एम्बेसडर भारत में आज की तारीख में नहीं है, बट आप संदेश तो दे सकते हैं ना कि यू आर डैमेजिंग आवर रेपुटेशन, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। वो क्यों नहीं बोलते? आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इससे जो प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव है, और उससे बल्कि ये जो सीज फायर को लेकर या जो भी सब कुछ हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी में जो प्रधानमंत्री के या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो ज्यादा दुखी हुए। इसमें बहुत सारे लोग नाराज भी हुए कि भाई जब हम इतने ताकतवर देश हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमने इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, तो हमने क्यों सीज फायर किया या क्यों युद्ध रोक दिया, ब्रेक कर दिया, वो नाराजगी है। दूसरी इस बात को लेकर भी थोड़ी सी तकलीफ है, खासतौर से बीजेपी के समर्थकों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जो आप चिंता कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी उस तरह से क्यों नहीं बोल रहे। इसमें कोई ऐसी लुकी छुपी बात नहीं है कि इस तरह की बात लगातार हो रही है। अब ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना हो सकता है कि डिप्लोमेटिक ऑर्डर में या डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए जो विदेश मंत्री ने बात कही है, प्रधानमंत्री समझते हैं उसकी बात को वहां तक रखा जाए, या जब संसद में बात हुई, मुझे लगता है कि संसद में जब इस पूरे प्रकरण पर, जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और जो घटना हुई है, उसमें प्रधानमंत्री जी का जो बयान होगा या सरकार का जो बयान होगा, वो आपको तस्वीर को साफ करेगा। लेकिन ये जाहिर है कि औपचारिक तौर पर या जो दिखता है, जो नैरेटिव वो हमेशा बनाते हैं, जितने जोर से बोलते हैं, वो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उससे सब लोगों को अचरज भी है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है, बहुत सारे लोग इसको परेशान भी है। लेकिन एक और बात हुई कि हमारे जो मित्र हैं सब लोग मीडिया में, उन्होंने जितना पहाड़ बनाया था जो हुआ नहीं था, उसका भी एक रिपरकशन ये दिख रहा है, क्योंकि हम तो पहुंच गए थे। मैं तो कुछ इस्लामाबाद मेरा प्लाट कटवा दीजिए, पहुंच ही गए हैं आप। तो वो इतना बड़ा पहाड़ हमारे मीडिया के, और आप सोचिए कि सरकार ने उसमें कोई चीज पर ये रेस्पॉन्ड नहीं किया कि भाई ये हुआ है, ठीक है, तो वो उस पहाड़ का भी नुकसान हो रहा है। हो सकता है सरकार में कुछ लोग बैठे हो और वो समझ रहे हो कि इससे बहुत इमेज बिल्डिंग हो रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो मीडिया में मित्र बैठे हैं वो बिना किसी हाँ या ना के इशारे के कुछ करते हो, ऐसा हुआ होगा, है ना। लेकिन लग रहा होगा कि उसका कुछ बड़ा पॉजिटिव नैरेटिव बनेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। युद्ध तो जिस तरह से चले जाते हैं, और मैं युद्ध को हमेशा इसी तरह से देखता हूँ। जब ये बात हो रही थी बार बार, जो हमारे जनरल्स ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी मैंने बात की कि युद्ध में नुकसान होने को बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। युद्ध में तो नुकसान सबका ही होता है, जो भी युद्ध में होते हैं। वो महाभारत में जहाँ श्री कृष्ण खड़े हुए थे अर्जुन के साथ, वहां भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था सेना को, और वहां जब रूस और यूक्रेन में हो रहा है तो वहां भी रूस को नुकसान हो रहा है। तो युद्ध में ये मानना कि नुकसान नहीं हो सकता, और वो डी एस्केलेशन और ये सब शब्द भी बेकार के शब्द हैं, क्योंकि जब आप युद्ध पर आ जाए वो कहाँ तक जाएगा ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वो अच्छा हुआ, तो नहीं हुआ, और सरकार ने या किसके मीडिएशन से क्या हुआ उन सब बातों का है। लेकिन इस नैरेटिव में बीजेपी को नुकसान जरूर हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कोई मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा फायदा इससे हो गया होगा, लेकिन वो हमारे मित्रों का भी बड़ा उसमें योगदान है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और अब सरकार कैसे आप अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, मित्रों का ख्याल रखिए, हम लोग तो नहीं ख्याल रख रहे ना, हम चिंता
अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, तो अगर बीजेपी के लोग परेशान, तो राहुल गांधी जो ये नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं, ये तो बेसिकली उनके कमजोर नस पे लगातार उंगली कर रहे हैं, उनके ही इज गोइंग इनसाइड हिज स्किन। पॉलिटिकल फायदा हो ना हो एक अलग सवाल है, बट रोज कोई ना कोई पिन चुभ हो रहे हैं उनको। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है उसका। हालांकि मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं, और मैं नहीं समझता कि एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलना चाहिए। हालांकि इस पर भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जेपी नड्डा साहब ने जिस तरह से पूरी सरेंडर का कैलेंडर निकाला है, वो भी महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से बात हुई है। और वो लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, तो एक तरफ लीडर ऑफ द हाउस है जो पिछली सरकारों का सरेंडर कैलेंडर दिखा रहे हैं, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन है जो मौजूदा सरकार का सरेंडर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरेंडर के नाम पर प्रधानमंत्री का नाम लेना देश के सरेंडर जैसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या सरेंडर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो अलग थोड़ी है जी, हम ऐसी राजनीति में आ गए हैं जिसमें न प्रधानमंत्री को लीडर ऑफ अपोजिशन का लिहाज है, न लीडर ऑफ अपोजिशन को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पे कोई बड़ा फायदा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इमेज में ये इससे कोई बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा। वो परेशान जरूर कर रहे हैं उनको, समझे, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी या वो, लेकिन उसका कोई बड़ा पॉलिटिकल फायदा होगा, क्योंकि ये नैरेटिव भी बन रहा है कि आप प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ या उनका अपमान कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे सेना के शौर्य से जोड़ दिया है। अब वो कितना जुड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा कोई राहुल गांधी को होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है नरेश जी, अब एक सवाल और अलग से यहाँ पे है, क्या आपको लग रहा है कि जो रूस के साथ भारत की एक ऐतिहासिक दोस्ती थी, अब वो दोस्ती भी खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी असफलता होगी अगर ऐसा होता है तो? दो चीजें, एक तो पूरे क्राइसिस के दौरान रूस के पुतिन ने भारत के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, उल्टे चीन पाकिस्तान के साथ हुआ, अजरबैजान हुआ, तुर्की हुआ, लेकिन रूस खामोश रहा। और उसके बाद सोने पे सुहागा के लिए या घाव में नमक उस वक्त हो गया जब रशिया ने $2.6 बिलियन की डील कर ली पाकिस्तान के साथ। आर वी लूजिंग रशिया एज अ फ्रेंड? देखिए, सबसे पहले तो वो जो डील की जो बात है, वो डील की बात तो रूस ने उसका खंडन किया कि वो उसकी बातचीत जरूर हुई है लेकिन कोई डील नहीं हुआ। ये बात तो हमें माननी होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि रूस से भारत को जिस तरह से पहले समर्थन मिलता था, हम बिल्कुल रूस पर निर्भर थे कि रूस हमारे फेवर में जरूरत पड़ेगी तो यूनाइटेड नेशंस में भी वीटो का इस्तेमाल हमारे पक्ष में कर देगा। अब उसकी संभावना बहुत कम हो गई है, और उसकी वजह सीधे सीधे रूस के अपने सामरिक हित हैं। इस समय जो रूस की जो लड़ाई है वो यूक्रेन के साथ ही नहीं है, वो नेटो के साथ लड़ाई वो मानता है, क्योंकि पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन उसको है। और ट्रंप कुछ भी कहें, अमेरिका काफी मदद यूक्रेन की कर रहा है। और अभी जो हमला हुआ है उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मदद अमेरिका की उसमें रही होगी, जो वहां जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का जो साइबेरिया में जो बहुत बड़ा हमला यूक्रेन ने जो किया उसमें भी। तो रूस को दरअसल चीन की जरूरत है, और चीन को अपने साथ लाने के लिए उसको वो सीधे सीधे इस समय भारत के पक्ष में उस तरह से नहीं बोल सकता जैसे पहले बोलता था, क्योंकि चीन का हित है इसमें कि वो भारत को धीरे धीरे कमजोर करे, चाहे वो पाकिस्तान की मदद करके करे या दूसरी जगह पर बयान देकर करे, या और जो ट्रेड वॉर के मामले में भी उस तरह से जो क्योंकि रूस पर जिस तरह की निर्भरता आज भी भारत की सामरिक दृष्टि से काफी है, और रूस इस मामले में ये इस बात का तो ध्यान रख रहा है कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं बेच रहा है। पाकिस्तान के साथ वो और छोटे मोटे एग्रीमेंट करता है, लेकिन हथियार अभी तक उसने नहीं बेचा है। उसके लिए उसको लगता है कि एक रेड लाइन है जो उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत की जो इस समय जो मजबूरी है वो ये है कि भारत का जो की जरूरत उसकी रूस के साथ है, लेकिन वो सीधे सीधे चीन को भी नाराज ओपनली नहीं कर सकता, और अमेरिका के साथ भी वो उस तरह से अमेरिका को नहीं ललकार सकता जैसे चीन ललकार रहा है। तो ये एक हमें समझना चाहिए, उसमें चीन दरअसल सबसे बड़ा उसमें पक्ष है।
ट्रंप अपने आप में एक अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि रूस को चीन के पाले से निकाला जाए और रूस को अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि असली जो दुश्मन है वो चीन है और हमें चीन से साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन चीन जो है, जब तक ये यूक्रेन की लड़ाई रूस के साथ चलेगी, चीन की उसको जरूरत होगी। और इसी तरह से जिस तरह से गाजा में जो फिलिस्तीनियों के साथ जो लड़ाई हो रही है इजराइल की, उसमें भी चीन का इसमें हित है, क्योंकि उसके लिए अमेरिका को जो पैसिफिक से अपने जो बेड़े हैं, उसके शिप्स हैं, उनको वहां पर हटाना पड़ रहा है। सेना को भी वहां से मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में उसको लाना पड़ रहा है। तो इस तरह से चीन इससे खुश है। चीन इस बात से भी खुश है कि अगर रूस की अमेरिका के साथ या पश्चिमी देशों के साथ लड़ाई रहेगी तो रूस हमारे साथ रहेगा। और यही बात अब पाकिस्तान को लेकर, अगर पाकिस्तान और भारत के संबंध खराब रहेंगे तो चीन को उसमें फायदा है, क्योंकि चीन को उसमें मॉनिटरिंग करने के लिए, चीन को बड़ा ब्रदर, बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड दिखाने के लिए वो रहेगा। तो ये एक हमें मुद्दा हमें समझना चाहिए। लेकिन जो आप बात उठा रहे थे नरेंद्र मोदी वाली, वो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल है, वो इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देते हैं। और भी जो देश के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर विपक्ष अक्सर ये कहता है कि नरेंद्र मोदी बयान नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं, तो इस मामले में भी इसी तरह से वो बोलते नहीं है। जब वो बोलते हैं तो फिर वो पब्लिक मीटिंग से बोलते हैं। तो इस बीच बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स में उन्होंने इस पर बोला है, लेकिन ये मुद्दा उन्होंने इस पर जानबूझकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो मौन है। और वो मौन इसलिए है कि उनको लगता है कि अब अगर उन्होंने कुछ बोला और पब्लिकली अगर उन्होंने ट्रंप को डिफाई किया तो ट्रंप उससे नाराज होकर, ट्रंप तो किसी को बख्शते नहीं है, जब वो जैसा कि मस्क को ही नहीं उन्होंने बख्शा तो और किसको, नरेंद्र मोदी कौन होते हैं उस मामले में उनके सामने। तो नरेंद्र मोदी उनके हिसाब से तो ठीक है, भारत एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन वो चीन महत्वपूर्ण नहीं है, रूस जितना महत्वपूर्ण भी नहीं है। ठीक है खान साहब, आप ये जो रूस वाला एंगल, उसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं सर। एक तो सिंपल सी चीज ये है कि इंडिया ने जो रशिया के साथ तेल खरीदा है, जो आपने अभी सुना होगा, लटनिक ने कहा दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया गेट्स अंडर आवर स्किन, मतलब वो और ब्रिक्स की बात की। तो इंडिया ने इस तरह का बिहेवियर हैज जस्टिफाइड बाय सेइंग वी लाइक टू मेक मल्टी अलाइनमेंट का लफ्ज यूज किया है कि पहले जो इंडिया की पोजीशन थी नॉन अलाइंड थी, हम अब मल्टी अलाइंड हो गए, यानी पहले हम किसी के साथ नहीं थे, अब हम सबके साथ हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ बीइंग न्यूट्रल बट वी आर विथ एवरीबॉडी। तो ऑन दैट बेसिस इंडिया अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ। और फिर आपको याद है ये जो फ्रेज जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बार बार इस्तेमाल किया जाता है, अब सारी दुनिया ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। अभी मैक्रोन जो गए थे सिंगापुर, वहां पे भी उन्होंने कहा वी नीड टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यूरोप और एशिया को मिल जाना चाहिए, चाइना को और अमेरिका को छोड़कर। तो मुझे लगता है रशिया भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर रहा है एंड इज डूइंग मल्टी अलाइनमेंट। मतलब वो कह रहा है कि इंडिया इज एनीवे डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम अस, वो घुस रहा है। मतलब आप देखें, मैं नरेंद्र मोदी को जो डिस्क्राइब करता हूँ वो एक लेबर यूनियन लीडर की तरह शख्स है जो सारा दिन कंट्री क्लब में गुजारता है। कभी लेबर के साथ नजर नहीं आएगा आपको, हमेशा कैपिटलिस्ट के साथ नजर आएगा। G20 के समिट में, G7 के समिट में मोदी सारे रिच मुल्कों के साथ नजर आता है और कहते हैं कि मैं ग्लोबल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ हूँ। ग्लोबल साउथ ने उनका साथ नहीं दिया ड्यूरिंग द आपका सिंदूर ऑपरेशन, और ना वो ग्लोबल साउथ के साथ है। गाजा में इतना जेनोसाइड हो रहा है, ये चुप बैठे हुए हैं। हालांकि एक बार भी नेतन्याहू को नहीं कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन नेतन्याहू को नहीं कहा। तो जो रशिया का सीन है, रशिया का जो ये जो डील की बात से छोड़ दें आप, इंडिया ने 2000 में एक इनिशिएटिव लिया था रशिया और ईरान के साथ। इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये जो कॉरिडोर था, इट वाज टू कनेक्ट मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक डायरेक्टली, ताकि सुएज कैनाल को पास
डॉज करके, पाकिस्तान को बाईपास करके, दैट वाज द गोल ऑफ द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। पिछले साल पुतिन ने यूनिलैटरली पाकिस्तान को इनवाइट कर दिया कि आप अप्लाई कर दें, और पाकिस्तान ने अगस्त में अप्लाई कर दिया एंड इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। तो अगर पाकिस्तान बिकम्स पार्ट ऑफ द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर तो इंडिया का सारा मामला फट हो गया, लाइक द होल गोल ऑफ चाबहार पोर्ट। ये तो जो ये दिस इज अ बिगर ब्लो फ्रॉम रशिया देन द रूमर्स ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। तो पिछले 1.5 साल से आपको ऐसा लग रहा है कि रशिया हैज बीन मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर टू पाकिस्तान। अप्रैल में भी डेलीगेशन गया था वहां पर। सो आई थिंक रशिया इज decided that India might move away and go away to the West, and so why should we not be with them? दूसरी चीज ये है कि रशिया is much closer to China now than India. तो एक तो इंडिया जो जस्टिफाई कर रहा था रशिया से तेल खरीदने का टू द वेस्ट, दे वर सेइंग कि वी कैन नॉट अलाउ रशिया टू बिकम ए वैसल स्टेट ऑफ चाइना। देखिए दुनिया में सिर्फ ऑफिशियली अगर हम अब बात करें तो सिर्फ 8 लीगल न्यूक्लियर पावर्स हैं और 2 इलीगल हैं, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। अब चाइना के अंडर 3 न्यूक्लियर पावर उसके वैसल स्टेट्स बन गए हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। कैन यू इमेजिन? अमेरिका के पास सिर्फ भी 3 है, वो इजराइल, फ्रांस और बर्तानिया है। सो इंडिया के लिए दिस इज ए बिग वरी कि रशिया माइट मूव, बट इंडिया हैज ए चांस कि ये सारा का सारा उल्टा हो सकता है विद SU-57। अगर इंडिया SU-57 के ऑर्डर साइन कर लेते हैं, इट विल बी अ स्लैप ऑन ट्रम्प्स फेस जो F-35 बेचना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो F-35 खरीदते हैं और SU-57 को डिक्लेयर कर देते हैं तो मुझे लगता है कि रशिया की दोस्ती खत्म हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि आपको याद है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर यूरोप के 4 लीडर्स यानी स्टारमर, मैक्रॉन, ये जो नए जर्मन के लीडर आए हैं मर्स और पोलैंड के जो पहले, वो ये चारों ने कीव को गए थे टू सपोर्ट यूक्रेन, लेकिन इंडिया कोई नहीं आया। दिस इज ए वेरी सीरियस क्वेश्चन, यू नो, व्हाई डिडंट एटलीस्ट लावरोव तो चक्कर मार रहे थे, यू नो, लावरोव कुड हैव कम। इतनी हम बात करते हैं कि इंडिया और रशिया की इतनी दोस्ती है, हम वही अल्फाज यूज करते हैं इंडिया रशिया की दोस्ती की बात करने जो पाकिस्तान चाइना करते हैं, लेकिन चाइना हैज प्रूवन टू बी ए बेटर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान देन अमेरिका और रशिया हैव प्रूवन। ये जो विजय सर के दोस्त हैं उनके खिलाफ मेरे 2 शिकायतें हैं। एक तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ट्रम्प एक दिन में ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये 11 साल में उतने नहीं है। लेकिन जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करते अब इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प, कनाडा ने इनवाइट कर दिया ट्रम्प को, मोदी को फॉर G7। वहां पे मोदी का चांस है कि आप ट्रम्प को कह दें कि कैन यू जस्ट शट अप अबाउट सीज फायर, यू हैड नथिंग टू डू इट। यहाँ देखेंगे कितना 56 इंच का सीना है या नहीं है, वहां पता चल जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि कोई भी रिपोर्टर इज नॉट ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि जो इतना क्रिटिसिज्म हुआ मोदी का कि G7 को इन्विटेशन नहीं मिला और ये जो लेट इनविटेशन आया, डिड इंडिया मेक ए सम कंसेशन टू कनाडा? ये सवाल मुझे चाहिए कि क्या इंडिया ने कुछ फेवर कर दिया कनाडा को इन एक्सचेंज फॉर दिस लेट इनविटेशन? यहाँ पे मीडिया का रोल होता है सर, जर्नलिज्म को भेजें, इतने बड़े बड़े भेजे कनाडा को 2-3 बंदों को और पता लगाए कि क्या जयसिम्हा ने फोन करके खान साहब अब आप लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं। बट isn't this a serious question that needs to be It's a very serious question, but ये 2014 के पहले पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। 2014 के पहले ये पॉसिबल था, 2014 के बाद अब ये पॉसिबल नहीं है। Even if somebody has got the story, it will not go on air. That is for sure. Nobody will take the risk and nobody will do it. That is for sure. नरेश जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी, मैं असल में वो SU-57 जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है उसकी खान साहब बात कर रहे थे। दरअसल भारत और रूस ने ये मिलके बनाने के लिए समझौता किया था, लेकिन भारत की जो विमान सेना है, इंडियन एयरफोर्स, उसने कहा कि ये हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं है, हम तभी इसको स्वीकार करेंगे अगर हमारी जरूरतों को ये रूस
का ये जो जहाज बन रहा है Su-57 ये पूरा करे। वो रूस ने उसके लिए इनकार कर दिया, तो 2018 में भारत ने उस समझौते से अपने को खींच लिया। और अब स्थिति ये है कि Su-57 को और भी बहुत से लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उसकी उतनी जो काबिलियत है वो उतना अच्छा वो विमान नहीं है। इसके अलावा रूस के पास में उसके प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो नहीं है उतनी, इस समय लड़ाई की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारी सैंक्शंस लगने की वजह से बहुत सारे उनके पार्ट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो है अगर वो भारत इसको कर भी ले तो मैं समझता कि भारत की जो वायुसेना है वो इसके लिए कोई तैयार होगी। तो ये मैं एक बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल विजय जी, ये रूस वाला एंगल आप कुछ कहेंगे इस पे? एक गंभीर मसला है। रूस के साथ हमारी दोस्ती आज से नहीं लंबे समय से रही है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी और जनता के लेवल पर भी, बॉलीवुड के लेवल पर भी, राज कपूर से शाहरुख खान तक। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है उसमें महत्वपूर्ण वही है कि चाइना के साथ चाइना की जरूरत कितनी रूस को है, या दुनिया के दूसरे देशों को किस तरह से, चाइना का फैक्टर को भी आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा। चाइना की ताकत को और भारत की ताकत को यदि आप बराबरी से देखेंगे तो भी ठीक नहीं है। अब ये मैं कहूंगा तो फिर अलग बात होगी, लेकिन चाइना की स्ट्रेटेजी को लेकर जिस तरह से सारा दुनिया में एक नई तरीके की डिप्लोमेसी चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात भी हो सकती है कि रूस अगर थोड़ा सा शिफ्ट करता है, हमसे थोड़ा दूर जाता है, तो बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। कम से कम अगले 4 साल जब तक डॉक्टर खान साहब के मित्र वहां पर हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए, ये इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि खैर खान साहब तो खैर फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट ही, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत और चीन रिश्तों के बीच में एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते, और चाइना अगले 100 साल की एक बड़े पावर के तौर पर बहुत तेजी के साथ इमर्ज कर रहा है, और भारत का पड़ोसी है। आप उससे दुश्मनी लेके या उससे बैर लेके आप नहीं जा सकते। जी खान साहब। देखिए, ये मेरा दावा है कि अगर इंडिया इज द किंग मेकर, अगर इंडिया चाइना के साथ दोस्ती कर लेता है, देन द नेक्स्ट 250 साल तक इंडिया चाइना विल डोमिनेट द इकोनॉमी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन अगर इंडिया अमेरिका के साथ वो कर लेता है जो अमेरिका चाह रहा है, मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना, then India will extend Western hegemony for another 100 years. तो ये एशिया की सेंचुरी this will become an Asian century if India and China become partners. अगर इंडिया चाइना पार्टनर्स नहीं बनते हैं तो the West will continue to dominate for another year, and who knows, China might decline and so will India. लेकिन इसमें सॉरी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। इसमें मुझे दरअसल दिक्कत इसमें यह लगती है कि भारत ने जब भी नेहरू से लेकर मोदी तक हर भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन चीन ने कोई बहुत गंभीरता से नहीं लिया। अभी जो है, जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए तो थोड़ा बहुत इनिशिएटिव चीन ने लिया, लेकिन चीन को दिख रहा है कि पाकिस्तान से जिस तरह से वो सैटेलाइट स्टेट की तरह से पाकिस्तान तैयार है उसके लिए बिहेव करने के लिए, जो भारत नहीं कर सकता। और उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। अगर वो जो अगली सेंचुरी की अगर बात होती है तो भारत और चीन दोनों की सेंचुरी की बात होती है, क्योंकि अमेरिका अगर डिक्लाइनिंग पावर है तो ये बात सही है कि भारत तो अमेरिका के साथ रहकर बहुत ज्यादा आगे नहीं, लेकिन चीन ने कभी उस तरह से हाथ नहीं बढ़ाया जिस तरह से भारत ने बढ़ाया। तो ये भारत की एक समस्या है। बिल्कुल। एक लाइन कह रहा हूं मैं कि 100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट के साथ और क्या कर सकते हैं खान साहब? ये बात तो सही है आपकी, 100 बिलियन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हॉस्टिलिटीज है, इंडिया इज टॉलरेटिंग अमेरिका आउट ऑफ फियर ऑफ चाइना। यानी अगर चाइना से इंडिया को डर नहीं होता तो नरेंद्र मोदी उसको चल हट कह देते ट्रंप को, पहली बार ही। लेकिन वो 12 बार खामोश इसलिए बैठ गए कि चीन का डर है।
बिल्कुल, बट मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, मैं कहूंगा कि भारत को एक हेनरी किसिंजर की जरूरत है, और वो उम्मीद आप मौजूदा जयशंकर से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि अब दूसरी बात, भारत को ये प्रिटेंशन छोड़ना पड़ेगा कि वो दुनिया की कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है। देयर इज नो कंपैरिजन, चीन और भारत के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं। वो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, भारत अभी 4 या 4.25 के आसपास है, और मिलिट्री टर्म्स में तो खैर कोई तुलना ही नहीं है, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में कोई तुलना नहीं। हमने जो ये प्रिटेंस पाल रखा है, उसका नुकसान, अगर भारत और चीन के बीच में रिश्ते अगर सुधर जाते हैं तो भारत और रूस का जो पहली वो भी सुलझ जाएगी, भारत पाकिस्तान का जो पहली वो भी सुलझ जाएगी, और अमेरिका को भी संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर पहुंच जाएगा। खैर, अब ये होता है या नहीं होता, ये क्रिएटिव डिप्लोमेसी का एक मुद्दा है, जो हमारे ख्याल से भारत के लोग जो इस वक्त इस मुद्दे पे लगे हुए हैं जरूर सोच रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, खान साहब और नरेश कौशिक जी, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।